बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास ताखीर का शिकार है और आईनी तरमीम का मामला डेडलॉक का शिकार है। हुकूमत सेनेट में नंबर्स ना पूरे होने पर परेशान है और इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब और अख्तर मिंगल साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, जिसमें मामला तय नहीं पा सके हैं। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमती वफ्द और PTI के वफ्द की भी मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई है और अख्तर मिंगल साहब ने वोटों के बदले लापता अफराद की बाजियाबी की शर्त रखी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, आईनी तरमीम का मामला डेडलॉक का शिकार है और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। हुकूमत को जो नंबर दरकार है वो क्या हासिल कर सकेगी? देखें, एक हिजान बपा है सुबह से जी। और बहुत जल्दी है, लगता है इस पूरे अरेंजमेंट में जो लोग मौजूद हैं उनको बहुत जल्दी है कि आज का आज ही करवाना है। और लगता है किसी ने इनको कहा है कि डू और गो किसी ने, लगता है कि इनको इस तरह का कोई मैसेज दिया है जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है कि ये सारी तरमीम जो है वो आज ही करवानी है और ख़ामोशी से करवानी है। और मतलब एक हिजान बपा है और अभी तक ये भी नहीं बात हो रही कि इसको कल करवाया जाए। भाई कल ताख़ीर करते हैं, रात हो गई, आधी रात के वक्त क्या 10 बजे 11 बजे हो सकता है इजलास हो जाए रात तक। लेकिन लगता है कि कोई किसी ने आज की ही, इनके पास कोई आज की तारीख ही है और उसके बाद कल शायद मामला यह हो सकता है कल करवा लें कभी। लेकिन इशू उससे हट के ये है कि देखें, ये आईनी तरमीम जो हैं ये यानी 18वीं तरमीम या बाकी इससे पहले भी तरमीम होती रही हैं। ज़ाहिर है कि अवाम को तो उसका नहीं इल्म हुआ बहुत ज़्यादा। ये इस पूरे मुल्क के अदालती ढांचे को तब्दील करनी है इन तरमीम ने। तो मैंने कल भी बात की थी कि ये कोई एक आम शख्स का कोई सा ताल्लुक़ नहीं है। एक तो इस पूरे सिस्टम के ऊपर वैसे ही क्रेडिबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं, ठीक है। लेकिन यह है कि अदालतें, नई अदालतें बनना, जजेस का ट्रांसफ़र हो जाना, मतलब मुझे तो हकीकत में, अब यकीन करें कि मैं अभी सुन रहा था बातें तो मुझे तो समझ ही नहीं आया। मतलब कोई जज एक केस सुन रहा है हाई कोर्ट में तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसका दूसरा जज आ जाएगा उसकी जगह, ये कैसे? और जो है हुकूमत एक नई अदालत बन जाएगी, उस अदालत का जो है वो मतलब कोई उसके कोई SOPs हैं, कोई उसका तरीक़ाकार। अदालत बनना आसान नहीं होता। मतलब एक आईनी तरमीम में एक अदालत बन जाएगी फेडरल कोर्ट, उसके जजेस हो जाएंगे, कौन से केसेस वहाँ आईनी कौन मकसद इस तरह नहीं होता। मतलब है कि ये तो बड़ा तज़ीक अमीर सा लग रहा है मामला कि भाई ये किस तरह से हो सकता है कि जी एक अदालत दूसरी बन जाएगी, वो आईनी अदालत होगी, वो आइन की सिर्फ इंटरप्रिटेशन किया करेगी, बाकी सारा वक्त वो क्या करेगी। और एक जो अदालत होगी वो कोई दूसरे केसेस सुनेगी, कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ चले जाएंगे, कुछ नए आ जाएंगे। नहीं, ये इसको मैंने कल भी बात की थी दोबारा कि इस पर एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए जिसमें बार एसोसिएशंस हों, जिसमें अवाम भी कुछ अपना इनपुट वगैरह डालें। क्योंकि एक अवाम इंसाफ किससे के हवाले से हो रहा है ना, या तो पार्लियामेंट के इख्तियारात, वो अलग बात है, पार्लियामेंट के इख्तियारात के ऊपर बात हो तो पार्लियामेंट उसमें कर सकती है, कोई और बहुत सारे। लेकिन अगर अवाम का इशू है इंसाफ और अदालतें, तो उसको डिस्कस तो इतना छुपा के रखा हुआ है कि वो अभी आज मौलाना फजल रहमान साहब से डिस्कस हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो आपस में भी बात नहीं हो रही, एक दूसरे को भी नहीं पता। इनको शायद सबको पता भी नहीं था, 3-4 सामने आई हैं, कोई 20-22 तरामीम है, खुदा जाने क्या है। तो ये एक हिजान सा बपा है कि इनको वो अभी मैं क्या नाम लूँ, लेकिन ना मतलब है कि वो ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे बड़ी कोई खुफिया कार्रवाई हो रही है, खुफिया कार्रवाई ही और इतने भोंडे अंदाज में हो रही है। मैंने इससे पहले कभी नहीं होते देखा इस तरह। ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा इनसे, और सुबह से और कल से, बल्कि पिछले 2-3 दिन से जो ये कह रहे हैं कि जी तमाम नंबर्स पूरे हैं, बल्कि नंबर से भी ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं, और ये सारे, ये तो वैसे 62-63 के तहत नायल होते हैं। अगर आप पब्लिक से झूठ बोलते हैं अवाम से सरेआम आके, तो वैसे ही आप नायल होते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस बुनियाद के ऊपर ये कल से और 2 दिन से 2/3 से भी ज़्यादा हो गए, 2/3 से हों या मुकम्मल अक्सरियत से हों। सवाल ये है कि इसको डिस्कस तो पता तो चले कि क्या है।
एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, सबकी होगी नहीं होगी, मौलाना साहब को ऑफ़र कर दी है तो ऑफ़र के नतीजे में वो पब्लिक 25 करोड़ लोगों को पता है कुछ नहीं, आपने उनको सेनेट ऑफ़र कर दिया, हमने ये ऑफ़र कर दिया, जो बातें ये जिस तरह तज़ीक आमेज़ अंदाज में हो रहा है सारा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये आज थोड़ा सा भी टाइम है तो इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके हमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये बाकी शख्सियत अवाम को इत्मीनान में तो लेना कि ये तरामीम है भाई, उसको इतना छुपा के रखा हुआ है मुसव्वदे को कि वो जो है वो एक तमाशा बन गया। और किसी ने, मैं आप यकीन करें, ऐसा लगता है कि किसी ने कहा कि डू और गो, मतलब आज ही करो जो भी करना है, मतलब कल तक मुलतवी कर दें इजलास को, फिर मशावरत कर लें। लेकिन ये है कि तमाम दिन एक हिजान बपा रहा, और उसके नतीजे में आप देखें कि अब पता नहीं रात को क्या, इस प्रोग्राम लाइव जा रहा है, लेकिन इसके बाद मुझे नहीं पता रात तक क्या सूरत हाल डेवलप होती है। और इतनी जल्दी क्या है इसमें, इसको अभी कमेटी का इजलास होगा, फिर काबीना का इजलास होगा, फिर भाई तमाशा बन, फिर सेनेट में जाएगा, फिर कौमी 12 हो सकता है कोई इत्तेफाक हो जाए, लेकिन अवाम को बताएं तो सही ना। और ये तो बहुत ही अजीब इसकी वो एक्सरसाइज गई है। मुझे नहीं, अगर हो जाता है इत्तेफाक राय से तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, लेकिन ये अरेंजमेंट इस तरह है नहीं। इसमें आप देखें कितने सीनियर शख्सियात मौजूद हैं, वज़राए आज़म रहे हैं, सदूर रहे हैं, वज़रा हैं, सारी जमातें हैं, वो भाई आप क्या कर रहे हैं अवाम के सामने, दुनिया के मतलब क्या है ये। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और अब मैं क्या इस पर कह सकता हूँ, ठीक है ना, हिजान बपा है सुबह से। तो ये है कि इसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी यकीनन, लेकिन बताएं, इत्मीनान में तो लेना अवाम को कि भाई इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या है इसमें, ठीक है। तो कुछ भी नहीं बताया, तो वो जो है वो बस सारा दिन एक तमाशा लगा रहा, और अभी तक लगा हुआ है। अल्लाह करे कि रात तक ये, कल तक ये किसी बेहतरी की जरूरत, आज बस आज ही। अच्छा जी, तो एक तो ये बात हो गई हिजान। दूसरा ये है कि एक दो तीन मामलात जो हैं वो ख़ित्ते में जारी हैं, और वो नई शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं, और पेचीदा से पेचीदा तर हो रहे हैं। जो एक नई बड़ी पेचीदगी पैदा हुई है वो ये है कि जो गज़ा का मामला है वो, देखें, अभी सेक्रेटरी ब्लिंकन, प्रेसिडेंट बाइडन, उसके बाद CIA चीफ, उसके बाद कतर, इजिप्ट, सारी दुनिया के मुल्क उसमें, चाइना, रशिया, सब इन्वॉल्व कि सीज़फायर माहिदा हो जाए। प्रेसिडेंट बाइडन ने खुद कहा कि मैं करवाऊंगा अभी फौरी तौर पर, उसमें ताख़ीर हुई, वो नहीं हो रहा। लेकिन आज सुबह जो है वो 6:20 पे एक अजब वाक़या हुआ, और वो ये हुआ कि जो हुतीज़ हैं, हुतीज़ ने यमन से एक हाइपरसोनिक मिसाइल फायर किया। हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब यह है कि आवाज़ की जो रफ्तार है उससे, यानी मैक 5, यानी 5 गुना से लेके 25 गुना ज़्यादा तेज़ आवाज़ की रफ्तार से वो उन्होंने फायर किया यमन से होती। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि वो तमाम जो डिफेंस सिस्टम है, ये हाइपरसोनिक जो है, ये आप यूँ समझें कि इसको मुश्किल है इसको डिटेक्ट करना भी, कुछ मुल्कों के पास है ये, और ये हुतीज़ के पास मौजूद है। और 1 मैक से 5 मैक, यानी आवाज़ की जो रफ्तार है, अच्छा, आवाज़ की रफ्तार से तो सुपरसोनिक भी तेज़ी है ना, सुपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक है। ये हाइपरसोनिक जो है ये सुपरसोनिक से ज़्यादा तेज़, ठीक है। अब हाइपरसोनिक जो है वो, इन्होंने, हुतीज़ के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इसराइल की तरफ दाग दिया। और इसराइल की तरफ जब दागा उन्होंने, तो अब जाहिर है कि उसकी लॉन्च, एग्जैक्ट लॉन्च की साइट तो हमें नहीं पता, लेकिन यह है कि अगर तो ज़मीन से तो नहीं गया ना मिसाइल, ज़मीन के ऊपर पहिए लगा के तो नहीं गया, ये तो हवा में गया। तो ज़मीन से जो रास्ता है बिल्कुल यमन के बॉर्डर से इसराइल का जो बॉर्डर शुरू होता है, इससे पहले जो मिसाइल वगैरह फायर हुए हैं वो
इलात की जो बंदरगाह है बिल्कुल जनूब की, वहाँ पे फायर होते रहे। ज़मीन से जो रास्ता है यमन का इसराइल तक वो 2300 किलोमीटर है, और फ़ज़ाई रास्ता जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो 3401 किलोमीटर, यानी कम से कम जो है ये 1200 मील का रास्ता है ये, जो अगर आप इसको फ़ज़ाई उसमें लें। अब ये जो 1200 मील का रास्ता है, या इसको आप समझें कि हाँ 1132 यहाँ पे लिखा है, तो ठीक है, मतलब ये मुख्तलिफ जगहों से अगर आप लें उसको तो कॉर्नर पे चले जाएंगे उनकी। लेकिन सवाल जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये 1822 किलोमीटर या 2300 किलोमीटर, या इसको आप जितना भी लें, ये 1000 किलोमीटर से ऊपर है हर सूरत, यानी 1000 जो है वो माइल से ऊपर है और 2000 किलोमीटर से ऊपर। 6:20 पे वहाँ से मिसाइल फायर हुआ, और वो ठीक 11 मिनट के अंदर तल अवीव पे गिर गया जाके। 11 मिनट, और तल अवीव के नज़दीक एक मतलब वो जाहिर है कि हवा में एक्सप्लोड हुआ, ना उसको एरो 3 सिस्टम रोक सका। जदीद तरीन एरो 3 जो कि लॉन्ग रेंज, अगर हम उनका ये सिस्टम देखें, इस पहले भी बात कर चुके हैं, एरो 3 जो है, जो थर्ड स्लाइड में, वो एरो 3 तो बिल्कुल लॉन्ग रेंज के लिए है, और फिर उसके बाद जो है वो एरो 2 है, फिर डेविड स्लिंग है, फिर आयरन डोम। तो ये है ना कि इधर से हमास ने कुछ किया या हिजबुल्लाह ने किया, तो आयरन डोम तो थोड़े छोटे लेवल पे 70 किलोमीटर तक है। लॉन्ग रेंज तो इन्होंने एरो 3 बनाए हुए है कि 2000 किलोमीटर से। पहले उस मिसाइल ने एरो 3 को नाकाम बनाया, फिर एरो 2 को बनाया, फिर डेविड स्लिंग को बनाया, फिर आयरन डोम को बना के वो तल अवीव पे गिर गया। तल अवीव पे यानी एक्सप्लोड हुआ हवा में। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि पूरे वस्ती इसराइल में सायरन बजने शुरू हो गए कि जी एक एरो 3 क्रॉस कर गया है, अब जी एरो 2 भी, एक थरथली मच गई, और फिर आयरन डोम भी ऑन किया उन्होंने, वो सबको क्रॉस करता हुआ एक तो जनाब करीब जंगल में गिर गया जाके उसका एक हिस्सा, और जंगल में आग लग गई। एक वो ट्रेन स्टेशन पे गिरा और वहां पे तबाही हुई, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हुतीज ने, अभी आप छोड़ दें हिजबुल्लाह को, अभी आप छोड़ दें बाकी मुल्कों को, हुतीज का हाइपरसोनिक मिसाइल तल अवीव पे जा गिरा फर्स्ट टाइम, और उनकी तरफ से जो है वो ये बात की गई कि ये जो है ये ज़ाहिर है कि अमेरिकन सिस्टम भी है और इसमें इसराइल का सिस्टम भी है, और ये डिफेंस सिस्टम का जो नाकाम होना है, इट्स वेरी सीरियस, बहुत सीरियस है कि हुतीज़ के पास इतना जदीद असलहा मौजूद है इस वक्त कि वो शिप्स को हिट करते हैं, वो शिप्स को डुबो देते हैं, वो इसराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम को उन्होंने क्रॉस करते हुए वो तल अवीव पे गिरा। मतलब इलात वगैरह तो चले जनूब में बंदरगाह तो। अच्छा, जब इससे पहले जुलाई में तल अवीव पे एक और अटैक हुआ था, ये दूसरा अटैक है, लेकिन ये जो है ये हाइपरसोनिक पहला है। वो एक ड्रोन मारा था इन्होंने, गिर गया था तल अवीव पे, तो उसमें एक आदमी की डेथ हो गई थी वहाँ पे। तो फिर इन्होंने हुदैबा की बंदरगाह पे इसराइल ने अटैक किया था और वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था। अब जो हुतीज़ हैं उनका ये कहना है कि भाई हम इसमें ऐसा है कि एक तो 7 अक्टूबर आ रहा है, 7 अक्टूबर की तारीख, इससे कतई नज़र की जंग बंदी होती है नहीं होती, क्या होता है। एक तो ये है कि उससे पहले साल होने वाला है, 11वां महीना है, 7 अक्टूबर 2023 से ये जाहिरियत जारी है। तो वो कहते हैं कि भाई एक तो ये है कि हम उससे पहले जो है ये भरपूर ये स्पीड अप करेंगे। वो कोई 220 ड्रोन्स या मिसाइल्स या मुख्तलिफ जो रॉकेट्स वगैरह फायर कर चुके हैं, ज़्यादातर उसमें से जो है वो इलात वगैरह में तल अवीव पे गिरना जो है ये बहुत ही संजीदा बात है। और उनका ये कहना है कि जो हुदैबा की बंदरगाह पे जो यमन के अटैक हुआ था, वो इसराइल ने जवाबी अटैक किया था, उसका इंतकाम अभी बाकी है। ये तो हमने सिर्फ फ़लस्तीनियों के साथ अपनी जो यकजहती है उसके लिए मिसाइल दागा था। अच्छा, अब हमास का फ्रंट वहाँ खुला है, वहाँ शहादतें हो रही हैं मुसलसल। मगरबी किनारा
वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। जॉर्डन के प्राइम मिनिस्टर को चेंज वहाँ पे हो गए हैं, लेकिन वो उनकी इंटरनल पॉलिटिकल मैटर है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जो लेबनान की साइड है, वो साइड बहुत ज़्यादा हिजबुल्लाह ने वहाँ पे, हिजबुल्लाह बहुत मतलब है कि अगर आप कंपेयर करें हुतीज़ के साथ, तो हिजबुल्लाह तो बहुत पावरफुल है। हिजबुल्लाह तो एक प्रॉपर उनकी एक प्रॉपर तंजीम, ये हुतीज़ तो अभी इमर्ज हुए हैं ना। और ज़ाहिर है यहाँ से मुख्तलिफ जो शिप्स थे वो भी बड़े शिप्स साइड पे चले गए। USS रूजवेल्ट यहाँ से विड्रॉ हो गया। अब आगे व्हाट नेक्स्ट एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि अब इस रीजन में क्या होगा। सिक्योरिटी के हवाले से ये रीजन क्या शक्ल इख्तियार करेगा कि हुतीज़ के पास अगर हाइपरसोनिक मिज़ाइल है, जो इसराइल के और मुल्क भी तो इस वक्त देख रहे हैं। देखें, कई अरब मुल्क तो और कई खित्ते के मुल्क तो ये सोच रहे होंगे कि हम इस फड्डे में नहीं पड़े, क्योंकि हाइपरसोनिक मिज़ाइल अगर तल अवीव तक जा सकता है तो बाकी तो उस पड़ोस के मुल्कों ने, अच्छा है कि हुतीज़ के साथ ये एक सीज़ फायर हुआ है सबका, और वो ये इतने ऐसा वेपन जो कि तल अवीव के ऊपर जाके गिरे 11 मिनट में, 1000 से ज़्यादा मील 11 मिनट में, सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक। तो एक तो यह है कि ये सूरत हाल अचानक आज तमाम जो दुनिया में जो है ये डिस्कस हो रही है कि हुतीज़ ने तल अवीव के ऊपर जो है वो एक मिसाइल गिरा दिया, और यही एक बहुत बड़ी बात है कि व्हाट नेक्स्ट। अब मतलब है कि अब इसराइल अटैक करेगा हुतीज़ पे, तो हुतीज़ आगे से, और ये देखें इनके जो मिसाइल्स की कॉस्ट अगर आप लगाएं, और उनके एरो 3 ना फेलियर हो गया ना, टोटल फेलियर हो गया, एरो 3 एरो 2, और असल बात ये है कि फेलियर, डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, ये है असल बात। अच्छा, अब इससे पहले जब ये तल अवीव पे गिरा था, उन्होंने कहा था गलती हो गई, हमें पता नहीं चला, हमने इसको सही तरह, इंसानी गलती थी फलां। लेकिन ये तो प्रॉपर सायरन बजने शुरू हो गए थे ना। जब सायरन पहले बज रहे हैं तो फिर आपने जो है, उन्होंने जो हुतीज़ के तर्जुमान है उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा तमाम सहूनी जो हैं वो डर के, भाग के, छुप के अपने अपने घरों में और खंदकों में और इधर और उधर, वो उनको हमने मजबूर किया है, तमाम 2 मिलियन या उससे ज़्यादा सहूनियों को। ये उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया, उन्होंने कहा और के लिए तैयार रहें। तो ये सीज़ फायर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द ये सीज़ फायर हो और ये डी-एस्केलेशन हो, ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये मामला ख़राबी की तरफ चले गए। मैंने कहा ना, वो कतर, सऊदी अरेबिया, जब रियासतें हट गई पीछे तो फिर वो नॉन स्टेट बाकी आ गए सामने, अब आप उनसे भुगते हैं। अब तो मामला अगर ख़राबी की तरफ चले गए हैं तो फिर तो वो इजिप्ट, कतर, EU, यूनाइटेड नेशंस, इवन अमेरिका का नहीं समझ में आता कि वो क्या अपने, अगर नेतन्याहू नहीं सुनता बात तो फिर वो, वही मैंने उस दिन भी बात की, तो घर जाए भाई, नेतन्याहू बात नहीं सुन रहा था। तो ये जो है ये बड़ी अजीब सी बात है बाइडेन इंतजामिया की, कि वो यहाँ तक चीज़ों को लेकर आ गए हैं कि वो इसराइल का उन्होंने, तो अजीब हजीमत है, डिफेंस करेंगे, ये कर, अब तो बिल्कुल ही अजीब सूरत बन गई ना। इतने मुल्कों का अलायंस होगा हुतीज़ के खिलाफ, तो शिपिंग लेन्स खुल जाएंगी। इतने महीनों से आप देखें तो सही, कितना अजीब तरफ चला गया। और ये जो है ये मेरा ख्याल है कि ये इसके बाद जो है, अच्छा लेबनान से भी रॉकेट गिरे हैं आज आके, और 40 रॉकेट, 40 तो इसराइल कह रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई 70-80 रॉकेट उधर से फायर हो गए हैं साथ ही। तो ये बहुत ख़राबी, मेरा ख्याल, मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिंग डेज़ के अंदर ये दोबारा सीज़ फायर की तरफ जाएंगे सब, वरना ये मामला बहुत ज़्यादा अब वो हुतीज़ और हिजबुल्लाह और सारा सीरिया पे उन्होंने अटैक किया, वो सीरिया अब मतलब फिर वो फ्री फॉर ऑल होता है ना सारा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर से नहीं पीछे हट रहे, तो इजिप्ट कहेगा ठीक है भाई, आप हम करें, फिर आपने जो करना है। मतलब है कि उसमें वो अब बुरी तरह से ये एक्सपोज हो गया पूरा डिफेंस सिस्टम। बहुत ज़रूरी है कि इमीडिएट सीज़ फायर और बाइडन एग्रीमेंट जो था वो बाइडन उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो अजीब मखमसे का शिकार हो गए, क्योंकि उनको जो है वो जाहिर है कि वो दे तो दिए मिसाइल्स, शैडो स्टॉर्म और वो सारे जो कल बात की, इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उधर जो है वो मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो
नीदरलैंड्स के हवाले से एक रिपोर्ट है, और ये वहाँ पे मैं उन्हीं का मीडिया ये कोट कर देता हूँ, गिव इंडिपेंडेंट, कि नीदरलैंड जो है वो अनेबल टू 19 स्लाइड हम दिखा दें, इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो उनका रेफरेंस, कि उन्होंने भी पेटेंट डिलीवरी सिस्टम अननेम्ड पार्टनर बैकआउट कर गया, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये जो अननेम्ड पार्टनर है, ये नीदरलैंड ने कहा था कि हम पेटेंट मिसाइल दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ये अगर हम 18 देखें बल्गेरियन मिलिट्री की, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ये जर्मनी की रिलक्टेंस थी, जिसकी वजह से पेटेंट डिलीवरी जो है वो नहीं हो रही। अच्छा, इसी के साथ जो है वो वहाँ पर जैक सलिवन एक कॉन्फ्रेंस थी, तो जैक सलिवन ने वहाँ पे एड्रेस किया, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने वाया वीडियो लिंक के ज़रिए एड्रेस किया। तो उसमें जो है वो याल्टा कॉन्फ्रेंस, तो उसको याल्टा यूरोपियन जो है वो सिक्योरिटी ये समिट ऐसे करके, तो यस के नाम से उसे कहा जा रहा है, तो उससे उन्होंने खिताब किया, और उससे खिताब उन्होंने किया जैक सलिवन ने। लेकिन ये कि बात तो जाहिर है कि ऐसी है नहीं कि वो करें, क्योंकि जो बरतानिया और अमेरिका जो हैं दोनों, वो इसके ऊपर रिलक्टेंट हैं कि मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। उसकी वजह यह है कि ये बिल्कुल ये बात तय हो गई है, उनके एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन इसमें यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट इस इलाके में कर देंगे। ये नहीं कि न्यूक्लियर किसी के ऊपर गिराएंगे वो यूक्रेन में, नहीं, वो न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ पे ऐसा करेंगे कि वो, और फिर वो मामला सबके हाथ से निकल जाएंगे। कल देखें मुत्तहिदा अरब अमारात ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है, जो मैंने कल भी शायद बात की थी। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात ने 8वीं दफ़ा, यूएई ने 8वीं दफ़ा 2022 के बाद से 8वीं दफ़ा उन्होंने कैदियों का तबादला करवाया है। इन हालात में आप उनकी डिप्लोमेसी देखें कि उन्होंने जो है वो 103 एक तरफ से और 103 एक तरफ से, 206 यूक्रेन की तरफ से भी 103 और 103 रशिया की तरफ से कैदियों का तबादला इन हालात में हुआ है। तो यूएई जो है उसने 8वीं सक्सेस यूएई को मिली कि जिसमें कैदियों का तबादला हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो है वो ये एक अजीब सा मामला है। वो ये ट्रैप था, क्या था, और ये सरप्राइज़ था, ये क्या विक्ट्री प्लान कौन सा था ज़ेलेंस्की का, वो कौन सा विक्ट्री प्लान देंगे जाके, क्या होगा। अमेरिका वो जा रहे हैं, उन्होंने कहा ना विक्ट्री प्लान दूंगा। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो जेडी वैंस हैं, जो ट्रंप के नायब सदर हैं, उन्होंने ये कहा है कि उनसे पूछो, उन्होंने इंटरव्यू दिया है कि ट्रंप की पॉलिसी क्या होगी, जंग कैसे ख़त्म करवाएंगे ट्रंप। उन्होंने कहा था ना ट्रंप ने कि मैं एक दिन में जंग ख़त्म करवा दूंगा, ये यूक्रेन की जंग भी और ये जो गज़ा ये ख़त्म करवा दूंगा। अब जेडी वैंस ने जो है ये कहा है कि यहाँ पर अब देखें, बड़ी वाशिंगटन पोस्ट ये कह रहा है कि उन्होंने कहा है कि एक डीमिलिटरी 9th स्लाइड, एक डीमिलिटराइज जोन होगा दरमियान में, फौरी तौर पे जंगबंदी कैसे होगी, तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग बताया उन्होंने। ये नायब सदर हैं, और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये यूक्रेन को बाहर कर देंगे नेटो से, नेटो में कभी यूक्रेन को नहीं लिया जाएगा। ये कंडीशन एक रखी जाएगी कि यूक्रेन नेटो का कभी मेंबर ना बने। अच्छा, और अब टाइम्स, जो टाइम्स बड़ा मौकर, आज का संडे टाइम्स, उसने इसको इस तरह से लिखा है 10th स्लाइड, अगर जेडी वैंस रिवील्स कि ट्रम्प यूक्रेन प्लान लेट रशिया हैव व्हाट इट्स टेकन। यानी जो ज़मीन उनके पास चली गई है वो उनके पास चली गई है, जो इधर चली गई है वो इधर आ गई है, और बीच में एक डीमिलिटराइज जोन होगा। यकीन दहानी करवाई जाएगी पुतिन को कि आइंदा जो है वो यूक्रेन कभी गलती से भी नेटो का नाम नहीं लेगा, और जो जहां है वहीं पे। अब ये इसके ऊपर वहां जनाब यूक्रेन के अंदर फटा पड़ा हुआ है। अगर हम 11th स्लाइड दिखाते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं। ये जेडी वांस अपोजेस मिलिट्री एड, नेटो मेंबरशिप और यूक्रेन, ही इज नाउ ट्रम्प्स वीपी पिक। अच्छा, इशू ये है कि वो कहते हैं कि आई डोंट रियली केयर व्हाट हैपेंड टू यूक्रेन वन वे और द अदर। ये उन्होंने, अब जनाब उनका जो इंटरव्यू है, मतलब ये ट्रम्प का प्लान था। अब एक खपड़ी हुई है कि भाई एक मिनट जरा, ये ट्रम्प का प्लान हो कि हमारे कोई ताल्लुक ही नहीं यूक्रेन में, इधर हो उधर हो, हम एड उसकी उसको रशिया से कहेंगे कि भाई नेटो में नहीं आएगा, एड बिट बंद करेंगे और जंग खत्म हो जाएगी। और जो रशिया के पास जमीन चलेगी उनके पास चलेगी, जो इधर चलेगी इधर चलेगी, बीच में डीमिलिटराइज जोन बना लेंगे, ठीक है, और ख़त्म। किस्सा ही लंबे चौड़े कहानी डालने की जरूरत क्या।
अब ये ट्रम्प के नायब सदर हैं। जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि उन्हें आईनी तरमीम का मुसव्विदा नहीं मिला और अभी इजलास में जा रहे हैं, वहाँ जाके देखेंगे। इंतहाई अफसोस का मकाम है। और ये आईनी देखें, अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है, आईनी इस्लाहात की भी ज़रूरत है। पार्लियामेंट के इख्तियारात भी जो हैं वो बड़े मुकद्दम है। आज वैसे ही जमहूरियत का एक आलमी दिन बने, वो बात नहीं है। बात ये सारी कि ये आखिर जो है वो ये पूरा एक अरेंजमेंट, मैंने कहा था ना कि ये एक अरेंजमेंट है जिसको किसने बैठ के सिया है, इसके टांके किसने जोड़े हैं और कैसे बना हुआ है, और ये कब तक जो है भाई पीटीआई हो चुका मामला, उन पे मुकदमात हैं, वो रिहा होते हैं नहीं होते, जो भी अदालतें फैसला करेंगी। भाई अब लोगों को घरों से उठा रहे हैं तो बच्चों को तरमीम के लिए इसको, और ये ऑफर का भाई मौलाना साहब को तो नहीं कर सकते ना, तो फिर उनसे क्या मुलाकातें हुई हैं पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में? अगर गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं मुझे हमें मुसव्वदा ही नहीं मिला, यानी इसका मतलब ये है कि आप फिर यहाँ पे कोई माजी की तरह कोई जो है वो ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला और कोई छांगा मांगा टाइप चीज़ लग रही है। माजी में होता रहा है वजारतें और ये इस तरह, और आप बता ही नहीं रहे, उनको डिस्कस ही नहीं कर रहे जी। भाई मुसव्वदे में आखिर कहाँ पे तैयार हुआ, किसने बनाया? कोई वकला हैं, कोई रज़ा रब्बानी हैं, कोई बाबर एवान हैं, कोई इसमें शहादत एवान साहब हैं, बड़े फारूक नाइक साहब को भी नहीं पता यानी ये अजीब बात है। वो भाई किसको पता किसको है? जो हमारे इंतहाई मोहतरम यहाँ पे शख्सियात नज़र आ रही हैं सुबह से, वज़रा बहुत से, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मुस्लिम लीग नून की जो जुमा, उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या है। बस कुछ ऐसा है जो डब्बा आएगा और सब अंगूठे लगा देंगे उस पर। बात यह है कि उसको डिस्कस करें। ये अदालती इस्लाहात चाहिए लोगों को, आईनी इस्लाहात लोगों को चाहिए, मगर क्या वो इस तरह से होती हैं कि वो अपने उसके लिए कभी कोई एक नैब का कर लें, आप कभी कोई नैब बना दें, कभी कोई नैब ख़त्म कर दें, और ये क्रॉस ये थ्रू आउट चलता रहा है। इसमें कोई एक इस मौजूदा हुकूमत की मैं बात नहीं कर रहा, इससे पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी अदालती इस्लाहात नहीं हुई, उससे पहले भी नहीं हुई कभी। अदालती इस्लाहात वो होनी चाहिए जो मुझे फ़ायदा दे दें, मैं एक एलीट में हूँ और मुझे फ़ायदा मिल जाए मेरी। और आप मुझे ये बताएं कि जजों की तैनाती जो है, अगर कोई मामला सरकार के अगेंस्ट हो, कितने सारे मुकदमात होते हैं इनमें फेडरेशन के अगेंस्ट, लोग ऐसे केस बनते हैं ना, फेडरेशन, गवर्नमेंट, मिनिस्टर, फलाना ढिमाकना, कोई जज फैसला करेगा उसको पता हो कि मेरा ट्रांसफ़र कर देगी हुकूमत? कोई जज फैसला करेगा? मुझे बताएं कि कोई भी सियासी जमात हो और कोई भी बरसर इख्तियार, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मुस्लिम लीग नून हो, कि किसी उनके एमएनए का कोई वाकया हो जाए, अदालत में वो जा सकते हैं, उनको पता होगा जी यहाँ तो जो है अपॉइंटमेंट, अच्छा बीच मुकदमे के, ये भी नहीं मैंने पूछा इनसे कि भाई जजों का जो ट्रांसफ़र होगा, एक मुकदमा जज सुन रहे हो तो उससे भी कर सकते, हाँ वो जज नहीं सही करेगा तो शायद वो भी, मतलब इनको कुछ भी नहीं पता कि जजों का ट्रांसफ़र कोई कैसे का आप जजों के ट्रांसफ़र कर सकते हैं उठा के, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, इस हाई कोर्ट से अदालत, इधर से इधर। आपने अब जजों को इत्मीनान में लिया, आपने पूछा जज साहिबान से, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से, आप हाई कोर्ट के जज साहिबान से आपने कोई उनसे पूछा कि यार आप सिंध हाई कोर्ट में हैं या आप लाहौर हाई कोर्ट में हैं, आपको सुबह जो है कल कहा जा रहा है कि आप रिपोर्ट करें बलोचिस्तान हाई कोर्ट में? ये इस तरह नहीं होता, इस तरह ये मुझे समझ नहीं आया कि किसके जहन में ये ख्याल किसके जहन का है। और उसको लगे हुआ मौलाना साहब को, यानी इतना वो कुछ नहीं जी, 2 सेनेट ऑफर हो गई, ये ऑफर गवर्नरशिप, यार आप ये क्या है? यकीन करें कि ऐसा तमाशा जो है, तमाशे बड़े बड़े देखें, ये जो तमाशा हो रहा है IMF के साथ मामला, सिक्योरिटी कंसर्न, रीजन के हालात देखें, बिल्कुल मैं ये बात कर ही नहीं रहा कि मुंतखब नुमाइंदों के पास नहीं होना चाहिए इख्तियार। सवाल ये है कि ये है जब खुद उनको नहीं पता, मुंतखब या गैर मुंतखब जो भी हैं, उनको ही नहीं पता कि भाई ये क्या है, तो फिर वो कह रहे हैं नंबर पूरे हैं। किसने बताया उनको नंबर पूरे हैं?
किसने बताया नंबर पूरे हो चुके हैं? इधर नंबर पूरे हैं, नंबर पूरे ही नहीं है। कल तो मैं सुनो नंबर पूरे, नंबर पूरे, नंबर पूरे। खान साहब के दौर में भी खबर आई थी ना, वो डब्बे में किसी पता नहीं उसमें गाड़ी में बंद करके लोग जो है उसमें पता नहीं वो खबर थी, पता नहीं सही था गलत था क्या था, मगर था वो डब्बे में बंद होके चले गए थे लोग, बहुत सारे बरामद हुए थे सुबह। इस तरह से क्या तरीके 5-7 लोग, अच्छा जी वो आज़ाद हैं, उनको पता नहीं पैसे पकड़ा दिए हैं, वजारतों का हो गया, क्या 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 तमाशा है। इसको अदालती सीरियस मैटर है और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है इस तरह से तमाशा। आप यकीन करें मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा ना, मैं इस पे कोई मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं हैरान हूँ। मैं कहता रोऊं जिगर को सर पीटू सर को, मैं क्या था वो। अब 12 अच्छा, अब एक तो ये मामला हो गया। दूसरा जो मैंने आपसे बात की ना कि उधर यूक्रेन और रशिया के मामला की जब तक चले, वो कहते हैं उनके जेडी वेंस कहते हैं कि फॉर्मूला बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं कि नेटो की मेंबरशिप नहीं देंगे यूक्रेन को, यूक्रेन जेलेंस्की की जाने के ट्रम्प ना जीत जाए, कि ना नेटो की मेंबरशिप होगी, डीमिलिटराइजेशन का सराफसला बंद कर देंगे। और उन्होंने जो है वो बरतानिया भी नहीं दे रहा। अब जाहिर है कि कितना, अब जनाब वो यूक्रेन को किसी ना किसी ने ये जंग रुकवानी है, किसी ना किसी ने ये जहरियत ज़रूर रुकवानी है, जो गज़ा की जहरियत है। क्योंकि अब मामला अगर हुतीज़ देखें, ये जितना खिंच रहा है ना मामला, वो ट्रेन हो रहे हैं उनके दूसरे, रशिया के साथ उनके मामला तय हो रहे हैं, ईरान के साथ पहले करीब था, अरब ममालिक भी अब उनके साथ जो है वो जाहिर है कि नहीं फ्यूचर में चाहेंगे, और वो कहेंगे भाई ठीक है हम सफारती मामला आपने हैंडल नहीं करने मुल्कों के। जब मुल्कों के साथ आप मामला ही नहीं तय कर रहे तो फिर ये हुतीज़ के साथ आप तय करें, वरना आप फिलाडेल्फी कॉरिडोर नहीं छोड़ रहा इसराइल, तो फिर आप करें तय मामला। और ख़त्े में फिर जो कुछ होगा तो वो तो अजीब सूरत बन जाएगी। तो मेरा ख्याल ये है कि आज के इस वाक़े के बाद अब प्रेशर मजीद बाइडेन इंतजामिया पे, पहले प्रेशर है इसको फ़ौरन नेतन्याहू से कहें कि कल इसको सीज़ फायर करके, और जो भी है उधर हमास को कहें कि आप भी थोड़ा सा जो डिमांड्स हैं उसको कम करें, इधर भी कम करें। और लेकिन वो जो 42-43 हज़ार शहीद कर दिए लोग, उनका क्या बनेगा, ये सवाल है ना, कत्ले आम जो। अच्छा, एक वो मसला। दूसरा तो अब ये दो मामला बड़े सीरियस हो गए हैं, और इसमें जो है वो, अच्छा जो मेदोरो हैं, निकोलस मेदोरो, वेनेजुएला, वो जिनका ओपोनेंट गोंजालेस जो है वो स्पेन फरार हो गया, वो उन्होंने जनाब वेनेजुएला में 6 बंदे टीवी पे पेश किए हैं, नाम लिए उनके, शक्लें तो नहीं शो की, नाम लिए। उन्होंने कहा है कि जनाब इसमें जो है वो 3 अमेरिका के हैं, 2 स्पेन के हैं और एक जो है वो चेक रिपब्लिक का है, और तीनों जो हैं ये निकोलस मेदोरो को कत्ल करने के लिए CIA ने भेजे थे। मैं LA टाइम्स को यहाँ कोट कर रहा हूँ, 14th। और उन्होंने जो है ये एक जो बंदा है विल्बर्ट जोसेफ क्या इसका नाम है, गेस्तानिया, इसकी उन्होंने पिक्चर भी दिखा दी है। ये कहते हैं कि ये नेवी सील है और ये जो है ये अफ़गानिस्तान और इराक़ और कोलंबिया में सर्व कर चुका है। इसकी जनाब इसको एक आइडेंटिटी शो कर दी है। तो LA टाइम्स को मैं कोट कर रहा हूँ 14th, ठीक है जी। और साथ में कोट कर रहा हूँ इसमें स्काई न्यूज़ को 13th, Venezuela arrest 6 from US, Spain and Czech Republic over what it claims its CIA plot to kill the president। ये सीरियस है। अब एक से US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने सख्ती से इसको डिनाई किया, अमेरिकन ने डिनाई किया इसको, स्पेन अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये सीरियस हो रहा है मामला। ये देखें ना, वेनेजुएला के अंदर जो है ये मामला, एक तो वो, और फिर 6 बंदे उन्होंने पकड़ के बिठा लिए हैं। उनका जो जिसको माना हुआ था वो बंदा भाग गया वहाँ से, अजीब एक रौला पड़ा हुआ है। वेनेजुएला को चाइना और रशिया तस्लीम कर चुके हैं। अच्छा, इधर जो है जनाब, तो इधर ये कर्स का इलाका निकल गया, ये जो ब्लफ था कर्स का हाथ से निकल गया। जो दोनबास का इलाका है वहाँ तेज़ी के साथ रशिया किसी भी वक्त, वो रशिया बल्कि क्लेम कर रहा है कि तकरीबन दोनबास हमारे पास आ गया, दोनबास का इलाका जो है ईस्टर्न यूक्रेन। लेकिन इस जंग को ख़त्म होना है कहीं। और जो ब्लफ कॉल थी उसमें एक बात ये भी है कि जी वो किसी जर्मन न्यूज़पेपर ने आज कोट कर दिया कि जी वो इस बात पे एग्री कर गए, ये जो है कि जो जहाँ है बस इससे आगे ना रशिया बढ़े। उसको जेलेंस्की ने फिर कहा कि नहीं गलत खबर है और ये सारी, लेकिन एक ख़तरनाक जगह पे जा रहा है मामला। ये जो वॉर्स हैं ये कभी भी इसको इस तरह से नहीं सेटल होती, ये बैठ के ही मेज़ पे सेटल होती हैं। अच्छा, अब जो है वो अच्छा यहाँ पर जो है, अब देखें मिसाल के तौर पे
कितने साल 1948 से लेके 47-48 से लेके फ़लस्तीन का इशू है। 2024 में आप देखें क्या हो रहा है। इश्यूज़ ये जो हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, जो तनाज़ात हैं बड़े, अगर वो हल ना हो तो वो एक आतिशफिशा बनते जाते हैं और किसी जगह वो पड़ जाते हैं। ये इलेक्शन से कश्मीर का मामला हल हो जाएगा? नहीं हल होगा जब तक कश्मीर के मामले का एक अच्छा, अब हल कौन करेगा? कौन हल करेगा? ना पाकिस्तान कर सकता है, ना इंडिया कर सकता है, ना चाइना। अक़वाम मुत्तहिदा तो कर सकती है ना उनकी तो आरा शामिल हो सकती है ना बीच में, या कोई और फोरम। भाई कश्मीर का मामला इस किस्म के गडमट किस्म के जो भी वहाँ पे हो रहे हैं मामला, मैं बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि ठीक नहीं है हालात वहाँ के। इससे तय हो जाएगा फ़लस्तीन का हो गया तय मसला, गज़ा हो गया? नहीं होता। जब तक आप लोगों को सुकून नहीं मिले कि भाई हम जो है ना, हमारा इशू हल हो गया। अच्छा, उधर जो है जनाब वो फ़िलिपीन, अभी फ़िलिपीन का जो एक जहाज़ था बड़ा, जो बिल्कुल वो एक जगह है उनकी जिसको यानी वहाँ पर जियांगबिंग जियाओ कहते हैं, चाइनीज़ इसको कुछ ही किसी और नाम से पुकारते हैं, और जो बाकी दुनिया है वो उसको किसी और नाम से पुकारती है। लेकिन ये है कि वहाँ पे उनका जो है वो एक जहाज़ खड़ा हुआ था, और वो जो है ये स्पार्टले आइलैंड्स के ऊपर चूँकि एक तनाज़े है, तो ये सेबिना शोआल के नाम से इसको दुनिया कहती है इसको। तो ये जो सेबिना शोआल के इलाके में फ़िलिपीन का एक जहाज़ आया हुआ था, काफ़ी दिनों से टेंशन चल रही है। स्पार्टले आइलैंड, वियतनाम, ये फ़िलिपीन, चाइना, इनके दरमियान एक ये 9 डैश लाइन के अंदर है, चूँकि चाइना की इसलिए एक तनाज़े है इसके ऊपर। वहाँ जनाब उन्होंने अपना एक जहाज़ भेज दिया था, एक शिप था, उसके नतीजे में फटा, बहुत टेंस मामला था। हम कह रहे थे फ़िलिपीन और चाइना के चल रहे हैं, वो जहाज़ उन्होंने वापस बुलवा लिया आज। और चाइना की तरफ से उनको वार्न किया गया है कि आप जो हैं वो ये 23rd फ़िलिपीन शिप रिट्रीट्स फ्रॉम शियानबाओ जियाओ आफ्टर 5 months 23rd फ्लाइट, इलीगल एंकरिंग, ये वो था। वो कह रहे हैं हम एक और जहाज़ भेजेंगे। लेकिन इशू दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रशिया का झगड़ा इधर बढ़ रहा है, तो रशिया के जो डिफेंस चीफ हैं वो नॉर्थ कोरिया में है इस वक्त, और नॉर्थ कोरिया में उनकी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, किम जोंग उन से। और ये मैं राइटर्स को कोट कर रहा हूँ 24th। अच्छा, इशू ये है कि वहाँ पर उनकी किम जोंग उन से मुलाकात हुई है, और इसी दौरान रशिया नॉर्थ कोरिया डिफेंस टाइज, जब उस वक्त तो ये मुलाकात जब यहाँ पर ये जो यूक्रेन का मामला एक बिल्कुल एक और रुख इख्तियार कर रहा है, तो रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सारे वहाँ की जो पैसिफिक, यानी रशिया ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया है पैसिफिक तक, और चाइना जो है वो आ गया है यूरोप और एशिया और मिडल ईस्ट तक, और ज़ाहिर है अफ्रीका। मुझे नहीं पता कि कस के इलाके में, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे चेचन्स भी हैं, वहाँ पे वैगनर ग्रुप भी है, वहाँ बाकी लोग भी वो ठीक ठाक इस वक्त जो है ना वो उनके। इशू ये है कि ये अब इसको मामलात को हल करें जी। इन मामलात को हल करना ज़रूरी है। अच्छा, ज़रूरी इसलिए है उसकी, देखिए अब ये कि वो पकते रहते हैं ना मामला। अगर मणिपुर का मामला मेरा ख्याल से हल हो जाना चाहिए था। इंडिया और चाइना की डीएस्केलेशन अच्छी है, डीएस्केलेशन ही है ना, डिसएंगेजमेंट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कैसे बात होगी, कैसे वो होगा, उसके लिए टॉक्स होंगी, कैसे होगा, क्या होगा। और जाहिर है कि जब दोकलाम हुआ था तो मेरा अपना नुक्ता नज़र था कि चाइना जगह नहीं छोड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट भी अब जो देखेगी मामला को। इशू ये है कि इसको बैठ के ही तय होगा, ये होंगे मामला। और वो चूँकि जाहिर है कि बांग्लादेश और मणिपुर उधर सारे मामला हैं, तो एक चाइना में ये भी तासुर है कि चाइना इस वजह से थोड़ा सा कि भी और बहुत सारे मामला हो गए, तो इंडिया ने भी एक वो पोजीशनिंग लेनी है अपनी, वो एक बैलेंसिंग एक्ट कैसे होगा, क्या होगा आगे, ये बड़े इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए भी कि भाई टर्मोइल है आसपास, आपकी जो है अरकान असेंबली को ही नहीं पता कि ड्राफ्ट किया है, इकॉनमी, कर्जा कितना देना है वापस, कर्जा कितना लेना है, IMF से क्या बात करेंगे, और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, और जो आसपास खत्ते में हो रहा है पूरी दुनिया, मतलब रीजन है ना पूरा, तो मतलब अब हमारे वज़ीर जो खारजा हैं वो तो और काम है जाहिर उनके।
इसहाक डार साहब, तो मतलब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो इशू ये है कि जो, और फिर सोशल अंडर जो हिजान बपा है सारा दिन, अदालती इस्लाह लोग खुश होते हैं, ओह शुक्र है खुदा को यार, मेरे तो मामलात यार, मैं तो शुक्र है यार अदालतें अच्छी हो रही, शुक्र है एक निज़ाम इंसाफ होगा। इस तरह होता है कोई कि हिजान बपा है मुल्क में और ऐसे करेंगे हम और यूं कर देंगे और ऐसे होगा, और क्या है। तो ये है कि मतलब है कि ज़रा बेहतर अंदाज में ये है, अरेंजमेंट चल नहीं रहा जी। असल बात ये है कि अरेंजमेंट चल नहीं रहा। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का जाएगा तो जाता हुआ नजर आएगा, और लोग कहेंगे एक दूसरे से वो देखो क्या होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।